नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2025 एंड आज के इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज के द हिंदू में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है एंड इन सबको हम डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन दिल्ली। सेकंड टॉपिक है हमारा वुमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रीसेंट रिमार्क के ऊपर बेस्ड है। थर्ड टॉपिक है हमारा COP30 एंड फोर्थ टॉपिक है हमारा इंडिया भूटान टाइज। ये आर्टिकल इंडिया एंड भूटान के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे गिनी कोएफिशिएंट, एक्सरसाइज मालाबार 2025 एंड जनजातीय गौरव वर्ष 2025 की। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बस आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन दिल्ली। दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर एक कार ब्लास्ट से 9 लोग मारे गए और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है। टेररिज्म का मतलब होता है कि सिविलियंस पर हिंसा और डर के जरिए पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल अचीव करना। लेकिन टेररिज्म का यहाँ पे कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कई बार डिसएग्रीमेंट होता है और कुछ कंट्रीज इस एम्बिग्यूटी का फायदा उठाती है। इंडिया टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है। इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और एनआईए एक्ट 2008 जैसे कानून बने हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को इलीगल बनाते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पे बनाते हैं। इंडिया कई यूएन कन्वेंशन का भी हिस्सा है, जैसे कि हॉस्टेज कन्वेंशन 1979 और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म 1999। अब यहाँ पे दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर कार एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ब्लास्ट एक स्लो मूविंग कार में हुआ जिसके आसपास और भी व्हीकल्स थे और भी लोग थे, उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा। कार के ओनर को यहाँ पे गुरुग्राम से डिटेन किया गया और इन्वेस्टिगेशन मल्टी एजेंसी लेवल पर चल रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है, इसलिए एजेंसी जैसे एनआईए चेक कर रही है कि क्या ये टेररिस्ट एक्ट है या फिर कोई और वजह। इन्वेस्टिगेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत चल रही है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा वुमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट रिमार्क के बारे में है, जहां जस्टिस बीवी नागारत्ना ने कहा कि वुमेन इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है और उन्हें बिना रिजर्वेशन के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो 2023 में गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था यहाँ पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 106वें अमेंडमेंट के दौरान तहत ये किया गया। इस एक्ट के तहत लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ स्टेट असेंबलीज में भी वुमेन को यहाँ पे 33% रिजर्वेशन देने का डिसीजन लिया गया था। इस लॉ को सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एसेंट दिया था। ये स्टेप एक तरह से वुमेन को पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए था। जैसे उन्हें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है, वैसे पॉलिटिकल फील्ड में भी इक्वलिटी मिले। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई है। ये लॉ तभी लागू होगा जब नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जब नए सेंसस के बाद पार्लियामेंट्री और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की असेंबली यहाँ पे रीड्रॉ की जाएगी, तभी वुमेन को रिजर्वेशन यहाँ पे लागू हो पाएगा। इस लॉ के तहत वुमेन को यहाँ पे 15 साल तक इफेक्टिव रहेगा ये कोटा, और पार्लियामेंट इसको चाहे तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा भी सकती है। ये पूरा स्टेप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कहता है कि स्टेट वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। अब बात करते हैं करंट इश्यू की। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन डिले पर यहाँ पे सवाल उठाया है। जस्टिस वीवी रागरत्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र वुमेन जज है, उसने कहा कि यहाँ पे वुमेन देश की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है
पॉपुलेशन का 48.44% होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है उनका। बेंच ने ये भी पूछा कि क्यों ना वोमेन को मतलब रिप्रेजेंटेशन बिना रिजर्वेशन के ही दिया जाए। ये रिमार्क एक पेटिशन की हियरिंग के दौरान आया जो एडवोकेट जया ठाकुर ने फाइल की थी, जिसमें एक्ट के प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था। अब यहाँ पे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मेन फोकस ये था कि पॉलिटिकल जस्टिस सिर्फ लॉ पास करने से नहीं मिलता, बल्कि उसके टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टली मैसेज दिया कि अगर गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन पास कर दिया है तो उसे लागू करने में अननेसेसरी यहाँ पे डिले क्यों हो रहा है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल पिलर है और बिना उनके रिप्रेजेंटेशन के मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इक्वलिटी इनकम्प्लीट रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम COP30 की। ये आर्टिकल बताता है कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद भी क्लाइमेट क्राइसिस और बढ़ गया है और साउथ एशिया अब सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट का सामना कर रहा है। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट एक्शन का एक हिस्टोरिक यहाँ पे मूवमेंट था, जिसमें दुनिया के सभी देशों ने मिलकर एक कॉमन गोल रखा था यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और आइडियली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाए। ये एग्रीमेंट UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर साइन किया गया था, जिसमें सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि NDCs डिसाइड की थी। मतलब हर कंट्री अपने लेवल पर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करने का मतलब यहाँ पे कम करने का प्रॉमिस किया था। एंड इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मतलब एक कोऑपरेटिव लीगल फ्रेमवर्क बनाना ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सब कंट्रीज मिलकर एक्शन ले, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। पेरिस एग्रीमेंट ने एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का विजन दिया कि हर कंट्री अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करे और डेवलप्ड नेशन को कहा गया कि वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे। इसका पर्पस था कि क्लाइमेट एक्शन सबके लिए फेयर और इक्विटेबल हो। इस एग्रीमेंट के बाद हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जहां कंट्रीज अपने प्रोग्रेस और चैलेंजेस शेयर करती है। अब ये प्रोसेस अपने 30th COP30 तक पहुंच गया है, जिसे बेलेम सिटी मतलब ब्राजील में होस्ट किया जा रहा है। ये एक माइलस्टोन मूवमेंट है क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद हो रहा है, जहां सबको अपनी अचीवमेंट और फेल्यूर्स का रिव्यू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखती है। पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद भी क्लाइमेट क्राइसिस और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, खासकर साउथ एशिया में। यहाँ मानसून्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, हीट वेव जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन भी यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, मल्टीलेटरलिज्म कमज़ोर हुआ है, क्लाइमेट कमिटमेंट स्लो हो गए हैं और यहाँ पे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया है एक तरीके से। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट ने फिर से मतलब पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, जिसने पूरे ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को झटका दिया है एक तरीके से। अब इस सिचुएशन में साउथ एशिया का रोल और इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ के देश भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश अपने लोकल कंसर्न को लेकर रीजनल कोऑपरेशन यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। COP30 के लिए उन्होंने मिलकर अपने मैसेज और डिमांड्स तैयार किए हैं। इनका मेन फोकस है यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस और NDCs इम्प्लीमेंटेशन गैप को हाईलाइट करना, क्योंकि प्रोमिसेस और डिलीवरी के बीच यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है और अब तक सिर्फ यहाँ पे 65 कंट्रीज ने ही इनहेंस्ड NDC सबमिट किए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। इसलिए अब साउथ एशिया को लीडरशिप लेना होगा, क्योंकि इन एक्शन का मतलब है कि मिलियंस ऑफ लाइव्स और लाइवलीहुड को रिस्क में डालना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया भूटान टाइज की। ये आर्टिकल इंडिया और भूटान के बीच की दोस्ती, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, सिक्योरिटी टाइज और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत बने हैं। इंडिया और भूटान के बीच संबंध काफ़ी पुराने और गहरे हैं। 1949 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जिसे 2007 में रिवाइज किया गया था। इस ट्रीटी ने दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन और रेस्पेक्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया।
एंड 1968 में दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली इस्टेब्लिश किए, जिससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को भी बूस्ट मिला। हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इन दोनों देशों के रिलेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। 2006 के बाइलेटरल एग्रीमेंट और 2009 के प्रोटोकॉल के तहत इंडिया ने भूटान को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग, मार्केट एक्सेस और टेक्निकल सपोर्ट दिया। भूटान के लिए ये प्रोजेक्ट एक मेजर रेवेन्यू सोर्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे ड्राइवर बना एक तरीके से। एंड बसोचू और निकाचू जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इंडिया ने फैसिलिटेट करके इंडियन पावर एक्सचेंज पर ट्रेड करने का भी मौका दिया। दूसरी तरफ इंडिया को भूटान से मिलता है क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी, जो पावर डेफिशिएंसी को यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से कम करता है। ट्रेड और कनेक्टिविटी भी दोनों देशों के संबंध का एक मेजर एस्पेक्ट है। इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट 1972 में साइन हुई थी, जिसे 2016 में रिवाइज करके फ्री ट्रेड रेजीम इस्टेब्लिश किया गया। इसमें भूटान को इंडिया के थ्रू थर्ड कंट्रीज तक अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री भेजने की सुविधा मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट धन तक के अंदर भूटान के ज़्यादातर हाईवेज और ब्रिजेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन भी डीप है। 1961-62 से इंडियन यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान के फोर्सेस को ट्रेनिंग देती आ रही है। और डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे इंसिडेंट में इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट से यहाँ पे भूटान की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट की। आज के कंटेक्स्ट में इंडिया भूटान रिलेशन और भी सिग्निफिकेंट बन गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2025 में भूटान का विजिट और यहाँ पे पुंतांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन दोनों देशों के बीच के कोऑपरेशन को सेलिब्रेट करता है। ये 1020 मेगावाट का प्रोजेक्ट अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, जिससे मतलब भूटान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट दी थी, और अब भूटान इससे जनरेट होने वाली इनकम से अपना कैपिटल रीपे कर रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दोनों देशों के म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप का, जहां इंडिया एक रिलायबल पार्टनर और भूटान एक ट्रस्टेड नेबर के रूप में उभर कर आया है। इस बजट का एक और सिंबॉलिक मैसेज है इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया ने भूटान के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया था, और ये इंसिडेंट दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को और मजबूत करता है। मोदी के विजिट से ये मैसेज क्लियर होता है कि मतलब इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, बल्कि भूटान के लिए एक डिपेंडेबल सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल अलाई भी है। दोनों देश यहाँ पे बुद्धिस्ट कनेक्ट, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और शेयर्ड रीजनल गोल्स के थ्रू यहाँ पे साउथ एशिया में एक मॉडल फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट। ये आर्टिकल दुनिया भर में बढ़ती इनकम और वेल्थ इनइक्वलिटी और फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बात करता है, जहाँ रिचेस्ट लोग और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल इनइक्वलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आज दुनिया के लगभग 83% देशों में इनकम इनइक्वलिटी हाई लेवल पर है, जहाँ यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट 0.4 से ज़्यादा है। गिनी कोएफिशिएंट यहाँ पे एक मीजर होता है जिससे इक्वलिटी या इनइक्वलिटी को समझा जाता है। मतलब 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वलिटी, और 1 का मतलब होता है कंप्लीट इनइक्वलिटी। ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया के 90% लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ इनकम गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक मेजर रीजन है नेशनल इनकम का ज़्यादा हिस्सा अब कैपिटल के पास जा रहा है, जैसे प्रॉफिट्स, रेंट्स और डिविडेंड्स के थ्रू, जबकि लेबर इनकम यानी कि वेजेस और सैलरीज का मतलब यहाँ पे इसका शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। कैपिटल ओनरशिप भी अपने आप में एक बहुत अनइक्वल है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 85% पॉपुलेशन को कैपिटल इनकम से भी कोई अर्निंग नहीं होती। G20 कमेटी के एनालिसिस के हिसाब से 2000 से 2023 तक
दुनिया के टॉप 1% लोगों ने ग्लोबल वेल्थ का 41% अक्यूमुलेट कर लिया, जबकि बॉटम 50% को सिर्फ 1% वेल्थ यहाँ पे मिली। इंडिया के केस में यही ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ के रिचेस्ट 1% लोगों की वेल्थ शेयर 2000 से 2023 तक 62% बढ़ गया है। एंड ये क्लियरली दिखाता है कि इनइक्वलिटी सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं होती, बल्कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी गहरा इसका अंतर मौजूद है। अब बात करते हैं करंट इश्यू की। दुनिया में वेल्थ और इनकम इनइक्वलिटी के साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल डेटा के हिसाब से 4 में से 1 इंसान यानी 2.3 बिलियन से ज़्यादा लोग मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। 2019 के बाद यहाँ पे लगभग 335 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मील्स स्किप कर रहे हैं। ये नंबर्स सिर्फ सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी हाईलाइट करता है। ग्लोबल इनइक्वलिटी का ये पैटर्न एक डेंजरस साइकिल क्रिएट कर रहा है, जहां रिच रीजन्स और कॉरपोरेशन वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वहीं डेवलपिंग और पुअर नेशंस जैसे सब सहारन अफ्रीका एक्सट्रीम इनइक्वलिटी और फूड शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। सब सहारन अफ्रीका का गिनी कोएफिशिएंट 0.61 तक पहुंच गया है, जो कि दुनिया के सबसे हाई लेवल्स में से एक है। अगर पॉलिसीज और रिडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स इफेक्टिव नहीं हुए तो ये गैप और वाइडन होगा, जिससे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल स्टेबिलिटी दोनों खतरे में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एक्सरसाइज मालाबार 2025। ये आर्टिकल बताता है कि आईएनएस सादरी ने गुआम पहुंचकर एक्सरसाइज मालाबार 2025 में भाग लिया है, जिससे क्वाड देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी और मजबूत होती है। एक्सरसाइज मालाबार एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करना, इंटरऑपरेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करना और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बाद में इसको 2015 में यहाँ पे जापान ने ज्वाइन किया एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में। एंड उसके बाद 2020 में इसको ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, जिसके बाद ये क्वाड लेवल एक्सरसाइज बन गई। क्वाड के ये 4 देश इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को प्रमोट करते हैं। एक्सरसाइज मालाबार के थ्रू पार्टिसिपेटिंग नेशंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जॉइंट लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के एरियाज में अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करते हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं बल्कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को भी डीपन करती है। हर साल इसका होस्ट नेशन चेंज होता है और 2025 में गुआम एक यूएस आइलैंड टेरिटरी में कंडक्ट हो रही है। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के करंट इश्यू की। आईएनएस सादरी का गुआम पहुंचना इंडिया के मेरीटाइम डिप्लोमेसी और डिफेंस कोऑपरेशन का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। ये पार्टिसिपेशन इंडिया के आत्मनिर्भर भारत विजन को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि आईएनएस सादरी एक इंडिजीनियसली डिजाइन और बिल्ट स्टील फ्लीट यहाँ पे है, और इसका मतलब है कि ये इंडिया ने अपनी नेवल कैपेबिलिटी को और इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन दोनों में सेल्फ रिलायंस यहाँ पे दिखाता है। मालाबार 2025 का मेन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी और मेरीटाइम कोऑपरेशन को यहाँ पे इनहेंस करना है। इसलिए एमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्वाड नेशंस के लिए ये एक्सरसाइज एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि वो मिलकर यहाँ पे रीजनल पीस और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए कमिटेड है, और इससे मतलब यहाँ पे रीजनल बैलेंस और पावर्स मेंटेन करने में भी मदद मिलती है एक तरीके से। और ये बताता है कि इंडिया ग्लोबल मैरीटाइम अफेयर्स में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बन चुका है। अब बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जनजातीय गौरव वर्ष 2025। ये आर्टिकल जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के बारे में है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत के ट्राइबल हीरोज की लेगेसी को सेलिब्रेट करना और उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को समझना। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 देशव्यापी सेलिब्रेशन है, जो भारत के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की वीर गाथाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है।
खास तौर पर भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ये सेलिब्रेशन एंड वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के पर एक ट्रिब्यूट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि देश के लोगों में ट्राइबल कम्युनिटीज के कंट्रीब्यूशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और उनके कल्चरल आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करना। इस इनिशिएटिव का नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसे यहाँ पे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्टेट गवर्नमेंट, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और कई कल्चरल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल भर चलने वाले प्रोग्राम का मेन पर्पज है भारत की ट्राइबल हेरिटेज और उनकी रेजिलियंस को सेलिब्रेट करना, जिससे नेशनल प्राइड और कल्चरल इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिल सके। ये इनिशिएटिव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन के साथ जो है परफेक्टली अलाइन करता है। इस सेलिब्रेशन के जरिए गवर्नमेंट ट्राइबल एम्पावरमेंट, एजुकेशन और यूनिटी को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। अब अगर करंट कोर एस्पेक्ट देखें तो जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंदर काफ़ी सारी की एक्टिविटीज़ और इवेंट्स प्लान किए गए हैं, जैसे कल्चरल कमेरेशन के थ्रू एग्जीबिशंस एंड ट्राइबल हीरोज पर बेस्ड यात्राज और आर्ट डिस्प्लेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एजुकेशन आउटरीच के अंदर कॉम्पिटिशन्स, लिटरेसी वर्कशॉप और म्यूजियम विजिट कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स और ट्राइबल हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले। साथ ही कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए ईएमआरएस स्कूल में डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। एक मेजर हाइलाइट है जयंती गौरव यात्रा, जो अंबाजी और उमरगांव से स्टार्ट होकर स्टेचू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। ये सिंबल है कि एकता और ट्राइबल प्राइड का। इसके अलावा अक्रॉस स्टेट्स जैसे झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, नागालैंड, लद्दाख में भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर का ब्लेंड दिखाया जा रहा है। ये पूरा कैंपेन देश के ट्राइबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करने का एक एफर्ट है, ताकि उनकी आइडेंटिटी और उनका कंट्रीब्यूशन दोनों सेलिब्रेट किए जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का द हिंदू एनालिसिस यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये द यूपीएससी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।